मोदी के सामने पहली बार कोई ऐसा गठबंधन खड़ा हुआ है जिसको लेकर के मोदी सरकार को, उनके तमाम नेताओं को न केवल डर लग रहा है, बल्कि दूसरी तरफ तमाम लोगों ने अब चर्चा करनी शुरू कर दी है, सवाल उठाने शुरू कर दिए और बताना, भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है कि इंडिया एनडीए को हरा सकता है। ये इस एनडीए को हरा सकता है। और योगेंद्र यादव ने कुछ एक अपनी थ्योरी बताई है, गणित बताया है कि कहां पर, किन सीटों पर किस तरह से जो है वो इंडिया एनडीए को हरा सकता है, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के इंडिया एनडीए को हरा सकता है। ये तमाम तरह की बातें जो है वो योगेंद्र यादव ने बताई है। और देखिए, हम जो है वो तमाम तरह की बातें, राजनीतिक बयानबाजी, इधर उधर से जो चीजें हैं उस पर तो लगातार चर्चा करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई वोट कहां से आएंगे, सीट कहां से आएंगी, 272 का जो आंकड़ा है वो कहां से आएगा, यह समझना बहुत जरूरी है। योगेंद्र यादव ने कुछ एक चीजें बताई हैं और ये जो है वो पूरा गणित है इनका, और पूरा गणित में एक एक करके आपके सामने रखूंगा और आप सुनते चले जाइएगा, देखते चले जाइएगा कि किस तरह से योगेंद्र यादव ने बताया कि 350 सीट पर क्या है, 250 पर क्या है, 193 पर क्या है, 175 पर क्या है। ये सब कुछ जो है मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक करके डिटेल में पर दर पर जो है योगेंद्र यादव ने जो बात कही है 7-8 पन्ने के अंदर, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक चीज को पहले आप समझ लीजिए, आज का जो माहौल है उसके लिए केवल एक लाइन बता रहा हूं, उसके बाद सीधा गणित पर बात करेंगे। 19 साल पहले यूपीए बना था, 19 साल पहले, और नरेंद्र मोदी के सामने आज ये इंडिया बना है। 2014 में कोई नहीं कह सकता था कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। 2019 में भी लोग नहीं कह पा रहे थे, सपा बसपा के गठबंधन के बाद कहा, लेकिन फिर वो पुलवामा के बाद में माहौल बदल गया। लेकिन अब जो है, जब से ये इंडिया बना है, एक नई एनर्जी सी दिखाई दे रही है और लोग जो हैं इसमें, विपक्ष के लोग वो बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग बेचैन हैं, इधर उधर की तमाम तरह की उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं। और जो राजनीतिक जानकार लोग हैं या जो तमाम तरह के जो है वो गणित को सामने रखते हैं, चुनाव का जोड़ तोड़ जो है वो बताते हैं, वो लोग बताते रहते हैं। और परसों जो है मैंने आपको बताया संजय सिंह का, किस तरह से जो है वो बता रहे थे कि सीडीएस में का सर्वे जो लेकर के आते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो अगर 3% का, 5% का अगर स्विंग होता है तो फिर चीजें घूम सकती है। अब यहां पर योगेंद्र यादव ने क्या कहा है, जरा वो देख लीजिए। योगेंद्र यादव की बड़ी बात जो लेकर के आए हैं, ये इन्होंने एक पूरा जो है इंटरव्यू दिया यूपी तक को, उसमें क्या बातें कही है, न्यूज तक को, उसमें क्या बातें कही वो सुनिए। योगेंद्र यादव कह रहे हैं, इनकी जो थ्योरी है जिसमें ये बता रहे हैं कि साहब बीजेपी की जो मेन फाइट है, 350 सीटें जहां पर 350 सीट है, वहां पर बीजेपी की मेन फाइट है और उनमें से 350 में से 250 सीट जीतना सबसे बड़ा टारगेट है। बीजेपी 350 सीटों पर मजबूत है और इन 350 में से 250 सीट तो कम से कम उसको जीतनी पड़ेगी अगर वो 2024 में सत्ता में आना चाहती है। लेकिन सरकार रिपीट करने के लिए बीजेपी को हिंदी पट्टी के अंदर 200 में से 175 सीट वो निकालनी बहुत जरूरी है और 193 सीट जो है वो बीजेपी के लिए सबसे कमजोर है। तो योगेंद्र यादव की जो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, ये इन्होंने जो पूरा गणित जो सामने रखा है, इसमें 3 सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो वो यही कह रहे हैं कि 350 सीट पर बीजेपी जो है वो मेन फाइट में है और वहां पर उसको 250 सीट तो जीतनी ही जीतनी पड़ेगी सत्ता में आना है तो। और दूसरा, सत्ता में आने का उसका रास्ता यही है कि हिंदी पट्टी में 200 में से 175 सीट, 200 सीट कौन कौन सी हैं, जिसमें यूपी, बिहार और जिसमें जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये फिर उत्तराखंड, हरियाणा, और ये सब मिलाकर के 200 सीट होती है। यहां पर आपको 175 तो लानी पड़ेगी, बहुत मुश्किल टास्क है ये। 200 में से 175 मतलब कि हर जगह क्लीन स्वीप। अब वो स्थिति है क्या कि हर जगह क्लीन स्वीप हो सकता है, आप खुद बताइए। और 193 सीट, कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे केरल है, तमिलनाडु है, वहां पर बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ है, बीजेपी ना 3 में है ना 13 में है, वो चीज बता रहे हैं। अब सुनिए इनकी कैटेगरी एक जो है वो बात कह रहे हैं, ये पहली बात जो है ये बता रहे हैं कि ये 200 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी गेम में ही नहीं है, बीजेपी का कहीं पर कोई नाम लेवा ही नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है। यहां पर बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की जरूरत नहीं है, बल्कि अकेले जो पार्टियां जहां पर हैं वो बीजेपी को निस्ते नाबूद कर सकती हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकती हैं।
अब इसमें कौन कौन सी सीटें हैं, कौन कौन सा राज्य है, सुनिए। केरल के अंदर यहां पर बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक सीट जीत पाने के कंडीशन में बीजेपी है नहीं, ना एक सीट बीजेपी के पास में है। पंजाब के अंदर जो है, पंजाब में तो अब कांग्रेस से सारे उधार लिए हुए नेता, कैप्टन जो है वो अमरिंदर सिंह हो, अब सुनील जाखड़ जिनको अध्यक्ष बनाया है, सारे उधार के नेता है, अपना कुछ नहीं इनके पास में। अकाली दल के साथ में बहुत पुराना गठबंधन था, वो टूट गया, अब वो भी वापसी आ जाएगा, तो फिर उसके सामने बहुत बड़ा गठबंधन बन रहा है, जो अभी सरकार में है आम आदमी पार्टी, और उससे पहले जो सरकार में रही कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वहां पर गठबंधन बन गया, तब फिर क्या होगा, तो वो चीज आप देख लीजिए। उसके साथ में तमिलनाडु, तमिलनाडु में तो हालत यह है कि साहब जब तमिलनाडु की तरफ मुंह करके ऐलान करते हैं कि कल मैं तमिलनाडु आ रहा हूं, तो ट्विटर पर हैशटैग, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लग जाता है, मोदी गो बैक। तो जबरदस्त गुस्सा है, और तमिलनाडु में वैसे भी जो बात नहीं बन रही है, हिंदी को लेकर के जो अमित शाह ने जो स्टैंड सामने रखा, उससे काफी नाराजगी है। तेलंगाना के अंदर तो फिर क्या ही बात करें, क्योंकि तेलंगाना में तो सीधा तौर पर जो है बीआरएस और कांग्रेस की लड़ाई है, बीजेपी का कहीं खाता नहीं है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर के ये 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कहीं नहीं है, बीजेपी कहीं नहीं है। और इन 200 सीटों में से बीजेपी जो है वो अब की बार टारगेट लेकर के चल रही कि हम 50 सीटें ले जाएंगे, लेकिन 50 तो छोड़िए, बीजेपी ना यहां पर 15 लेने की कंडीशन में दिख रही है, और ना यहां पर 5 सीटें जो है बीजेपी ले जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, इन 5 राज्यों के अंदर जो है केरल, तमिलनाडु और पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनमें से अगर बीजेपी 5 और 15 के बीच में रह जाए तो बहुत बड़ी बात मान करके चलना, वरना बीजेपी 0 पर भी रह सकती है, या 5, 4, 3, 4, 5, 7 सीटों के आसपास भी रह सकती है, 10 से कम जो है वो रह सकती है। अब 200 में से सीधे तौर पर, अब 200 में से यहां पर जो विपक्ष है आज मौजूदा इंडिया, वो यहां पर जो है वो अगर 200 में से यहां पर जो है वो 110 सीटें, 150, 20 सीटें, 30 सीटें जो है वो ले आता है, बाकी की जो सीटें हैं वो मान लीजिए कि जो ऐसे गठबंधन में चली जाती जो दोनों की तरफ नहीं, गुट निरपेक्ष है, तो उनका बाद में पता चलेगा। तो पहली कैटेगरी हो गई। अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी कह रहे हैं कि ऐसी कैटेगरी है जहां पर बीजेपी का मुकाबला सिर्फ सीधे एक पार्टी से है, और बीजेपी से ज्यादा दूसरी पार्टी की जीत के चांस हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। और इसमें कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता बनर्जी के साथ सीधा मुकाबला, और ममता बनर्जी वहां पर 21 है और बीजेपी 19 है, इस बात को कोई भी कह देगा। उड़ीसा के अंदर जो है वो बीजेडी और बीजेपी में जो है वो कंपटीशन है। ये बात अलग है कि बीजेडी आज के दौर में जो है वो अभी उसके साथ में गई नहीं है, लेकिन लगता है कि हाँ उसके साथ जा सकती है। तो ये एक राज्य जो है वो उड़ीसा, ये अभी जो है वो दोनों तरफ से ओपन है, ये किस तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ जो है वो उसमें बीजेपी का कोई जो है वो रोल नहीं है, वो माफ कीजिए तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है, वहां पर कांग्रेस और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर है। तो ये जो है वो दूसरी कैटेगरी है जहां पर बीजेपी की सीधा मुकाबला है, दो ही पार्टियों का मुकाबला है। अब तीसरी कैटेगरी सुनिए इनकी। तीसरी कैटेगरी जो है ये बता रहे हैं कि इन सीटों में कांग्रेस की बीजेपी के साथ में सीधी टक्कर है। कांग्रेस अगर अपना घर ठीक कर ले, आंतरिक कलह ठीक कर ले, अपने नेताओं के चूड़ी टाइट कर दे, उनको ठीक करके रखे, तो बीजेपी को यहां पर पटखनी दी जा सकती है। अपनी गुटबाजी को, अपनी जो है वो खेमेबाजी को, उनको खत्म करना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से स्टेट है वो आप देख लीजिए। इसमें जो है वो मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, और हिमाचल के साथ उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, और मुझे लगता है कि इसमें जो है वो हरियाणा को भी रखा जाना चाहिए था। खैर इन्होंने हरियाणा को नहीं रखा है, लेकिन हरियाणा में भी अभी कांग्रेस और जो है वो बीजेपी का ही सीधा मुकाबला है। तीसरा जो है वो आम आदमी पार्टी का, मुझे नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए कोई मुकाबला रहेगा, लेकिन खैर इन्होंने नहीं रखा है। तो इन्होंने 5 स्टेट जो है तीसरी कैटेगरी के अंदर बताए, इसमें कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी का मामला है, कि सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अगर यहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को ठीक कर लिया, तो कांग्रेस यहां पर बीजेपी को पटकनी दे सकती है, और अगर ठीक नहीं किया तो फिर उसके बाद में जो है वो आप देखते रहिए, सुपड़ा साफ जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही अब की बार हो जाएगा। गुजरात में सुपड़ा साफ था, राजस्थान में सुपड़ा साफ था, एमपी में एक सीट थी, हिमाचल में सुपड़ा साफ था, तो वैसे ही अब की बार हो जाएगा। तो ये कांग्रेस को अपना देखना पड़ेगा। कांग्रेस को अगर 2024 के चुनाव में अपने आप को जो है दमखम दिखाना है, तो ये स्टेट ऐसे जहां पर चूड़ी टाइट करनी पड़ेगी, कैसे भी करके अपने ही घर को ठीक करना है, दूसरे को नहीं, पहले अपने को ठीक करना है।
और अपने को ठीक कर लिया तो फिर बात पूरी बनी बनाई है। यहां पर गुजरात एक ऐसा स्टेट है इसमें जिसमें जो है कांग्रेस अगर ठीक भी कर ले तो भी बहुत ज्यादा चांस नहीं दिखते हैं। ये देखिए फेयर बात की जानी चाहिए, साफ साफ बात की जानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो इसमें लाग लपेट के साथ बात की जाए। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसमें कांग्रेस के लिए जो है वो अपना घर ठीक भी कर लेगी कांग्रेस, तब भी कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की पार्टी गुजरात के अंदर वो एक ऐसी कंडीशन में है कि वहां पर जो है वो कहीं पर लीडरशिप नजर नहीं आती है। मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, तो दिल्ली से तो जो है वो कांग्रेस लड़ती हुई नजर आती है कि हाँ लड़ रही है कांग्रेस। वहां पर जो है प्रियंका गांधी जाती हैं तो लड़ती हुई दिखती है, जहां पर जो है वो राहुल गांधी जाते हैं तो लड़ते हुए दिखाई देते हैं। बाकी गुजरात की लीडरशिप जो है वो अगर आप बात करेंगे तो गुजरात की लीडर